हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और बच्चों, हम लोगों ने एक प्लान किया था, मैंने एक वीडियो भी डाला था इसके रिगार्डिंग कि क्लास 10 आईसीएससी का पूरा फिजिक्स हम कंप्लीट करेंगे। बिकॉज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि इस पर नंबर ऑफ वीडियोस बहुत कम है और बच्चों के पास में समझने में प्रॉब्लम भी आती है और ये कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। अगर आप मान के चलें, क्लास 10 आईसीएससी का जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, ये बहुत अच्छे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर बच्चे सीबीएसई में भी हैं तब भी अगर वो सीखना चाहते हैं तो स्मूथली इन चीजों को सीख सकते हैं। बिकॉज ये टॉपिक्स जो हैं दे लीड यू टू द न्यूमेरिकल्स पर ले जाएंगे। बिकॉज जब बच्चा 10th से 11th में आता है तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि मुझसे न्यूमेरिकल्स नहीं होते। न्यूमेरिकल्स को कोप अप करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे न्यूमेरिकल्स अच्छे से करें। बिकॉज जिस बच्चे ने न्यूमेरिकल कर लिए, जिसके न्यूमेरिकल ठीक हो गए, इसका मतलब उसकी फिजिक्स ठीक हो गई। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर न्यूमेरिकल ठीक हो गए तो आपकी फिजिक्स के कंसेप्ट्स और जो बात हम करते हैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे जेई की बात करते हैं, हम नीट की बात करते हैं, अगर हमारा न्यूमेरिकल्स के लिए अप्रोच ठीक नहीं है तो फिर हम आगे नहीं चल पाएंगे। तो चाहे क्लास 10 हो, चाहे क्लास 10 सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी बच्चा है, इन्हें शुरू से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कई पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं 9th में ही बच्चे को थोड़ा तैयारी करानी है जेई नीट की। तो मैं कहता हूं अभी इतना जल्दी बहुत जरूरी नहीं है। आप कराना चाहते हैं, बेस बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज जरूर रखिए, अगर बच्चा जेई के लिए जाना चाह रहा है तो उसकी मैथ्स अच्छी हो और फिजिक्स अच्छी हो, क्योंकि ये कंसेप्ट अच्छे होंगे तभी बच्चा आगे जा पाएगा। मैथ्स अच्छी हो, फिजिक्स अच्छी हो, केमिस्ट्री अच्छी हो। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जेई में और नीट में दोनों में कॉमन है, और सेम तो नहीं बोलूंगा लेकिन कॉमन है। फिजिक्स सब्जेक्ट तो है ही, टॉपिक्स भी हैं, सिलेबस भी है। जेई में एक अच्छे एडवांस लेवल पर चला जाता है, नीट में एक बेसिक लेवल पर रहता है। उसमें हमारे को फिजिक्स अगर हमारी ठीक नहीं है तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अभी बात लंबी ना करते हुए हम पहुंचते हैं टॉपिक पर, एंड टॉपिक इज व्हाट? फोर्स। तो फोर्स क्या है? फोर्स जो है ना, क्लास 9 में भी हमने पढ़ा, थोड़ा स्लोली आराम से समझते हैं। फोर्स हमने 9th में भी पढ़ा है। तो फोर्स इज अ पुल और पुश विच कैन, यस, तो पुल भी होता है, पुश भी होता है, रोटेशन में भी यूज होता है, स्क्वीजिंग में भी यूज होता है। बट मोटे मोटे तौर पर हम कहते हैं फोर्स इज अ पुल और पुश विच कैन चेंज द पोजीशन, मोशन और डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। फोर्स ये सब चीजें चेंज कर सकता है। इनफैक्ट फोर्स कैन चेंज द शेप। तो फोर्स वाला पार्ट, फोर्स हमारे पास दो तरह के आते हैं। फर्स्ट आता है कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट्स अगर कॉन्टैक्ट में आकर के मूव करेंगी तो हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आप लेकर के चलें, सबसे पहला केस ये है पुल और पुश। उसके लिए आपको पुल पुश में मोस्टली केसेस में आपको क्या लगाना पड़ता है? कॉन्टैक्ट लेना पड़ता है। बट अभी हम अगर कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। पुशिंग एन ऑब्जेक्ट, उसमें भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। पुलिंग एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ रोप, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये फोर्सेज हमारे पास कौन से आते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेज आते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आ जाती है बात कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या होते हैं। तो बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज जो होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्जेक्ट हवा में छोड़ी, नीचे चली गई, कौन खींच रहा है? खींचने के लिए कोई धागा बंधा है, कोई चीज है? नहीं। तो ये वाला केस क्या है? ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कौन सा होता है? वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक ऑब्जेक्ट आपके, एक बड़ा मैग्नेट आपके पास है, दूर कोई ऑब्जेक्ट रखी है, नेल्स रखी है, आप उसको मूव करा रहे हैं अपने हाथ से, बिना टच किए मूव करा रहे हैं, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक और आता है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स फ्रिक्शन जैसा ही होता है, फ्लूइड्स का फ्रिक्शन जो होता है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, ध्यान रखिएगा, वो नॉन कॉन्टैक्ट नहीं है। बट ये चीजें हम 9th में कर चुके हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी के साथ साथ हमने न्यूटन के 3 लॉज भी पढ़े थे। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं, वैसे तो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चे 9th पास करके आए हैं, लेकिन रिकॉल करा देता हूं। तो फर्स्ट लॉ आता है, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है द इनहेरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनहेरेंट का मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ही है।
इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पोजीशन, मोशन एंड डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट रुकी है तो रुकी रहेगी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट। इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट विल रिमेन इन कांस्टेंट मोशन unless an external force is applied to stop it or change the position, change the motion, change the direction. तो पॉइंट इज कि भाई ये फर्स्ट लॉ था इनर्शिया। इनर्शिया डिपेंड करता है, मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इनर्शिया डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पर। जितना ज्यादा मास होगा इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, और मास कम हुआ तो इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एक और चीज आती है, कैसे समझें? जैसे अगर मान लीजिए कोई पर्सन बहुत हैवी बंदा है, बहुत बल्कि पर्सन है, और वो सीढ़ी से उतर रहा है, तो उतरते उतरते उसे कह दिया स्टॉप, तो वो रुकेगा नहीं। अगर कोई रुका हुआ है तो उसको आप एकदम चला सकते हैं क्या? नहीं। तो रुके को चलाना डिफिकल्ट है, चलते को रोकना डिफिकल्ट है अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है। और अगर ऑब्जेक्ट का मास कम है तो फिर उसको चलाना भी क्या है, जैसे आप देखें ट्रेन होती है, तो ट्रेन को चलाना इट्स नॉट इजी, उसके इंजन में बहुत पावर चाहिए, और ट्रेन को रोकना भी इज ऑल्सो नॉट इजी। कई बार रील्स देख रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं कि ट्रेन आई, गाड़ी को किसी कैटल को मार दिया, किसी एलिफेंट को मार दिया, तो एलिफेंट को मार देगी, हाँ, क्योंकि उसमें क्या ज्यादा है, मास ज्यादा है। तो पहला केस था मेरा, जो पहला लॉ था, बहुत कट शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब टू रिमेन इन द पोजीशन। और थोड़ा सा इनर्शिया ह्यूमंस में भी होता है, जैसे आप लोगों को अच्छे से पता होगा, कभी कभी मम्मी बोलती है बड़ा ढीठ है तो ये ढीठ क्या है? तो ढीठ मतलब इनर्शिया है। ढीठ का मतलब ये है, छुट्टी में ज्यादा डांट पड़ती है, छुट्टियां चल रही है ना आपकी, बहुत डांट पड़ती है, क्या बोलते हैं? ढीठ है। ढीठ का मतलब बैठा है तो बैठा हुआ है, खेल रहा है तो खेल रहा है, रुका हुआ है तो रुका हुआ है, चल रहा है तो बहुत तेजी से चल रहा है। तो वैसे ही बच्चों को बोलते हैं कि जो चाह रहा है, स्टबन हो गया बच्चा, उसी को हम क्या बोल देते हैं कि ढीठ है। तो ढीठ मतलब जितना ज्यादा, अब यहां पर हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट भी ढीठ हो जाती है। जितना ज्यादा मास होगा उतना मुश्किल है उसको चलाना, और अगर वो चल पड़ी तो उतना ही मुश्किल है उसको रोकना, और तीसरी बात, उतना ही मुश्किल है उसकी डायरेक्शन को बदलना। तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट व्हिच इज आल्सो कोरिलेटेड। ये तीनों लॉज आपस में रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट कम्स, व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? तो भाई मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम ऐसे समझिए कि जैसे मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो है उसका मास बहुत कम है, जैसे हवा है, लाइट है, उसका तो कोई मास है ही नहीं, तो उसका मोमेंटम बहुत कम है। लेकिन हवा में ही कोई चीज उड़ती भी आ रही हो, तो हवा में ही कोई चीज उड़ती भी आ रही हो, कल मैंने अभी सुबह एक न्यूज देख रहा था, अगर एक जगह से दूर से उड़ता हुआ टीन शेड आके किसी के घर के ऊपर गिर गया। अब मान लो ऊपर छत पे बच्चे खेल रहे होते हैं, टीन शेड आके गिरता तो वो नुकसान कर सकता था, डैमेज कर सकता था, कुछ ज्यादा लाइफ को भी नुकसान हो सकता था। तो पॉइंट इज, हवा में मास नहीं है, लेकिन हवा के साथ मास आ जाए तो वो क्या बन गया? मोमेंटम। रुकी हुई ट्रेन से प्रॉब्लम नहीं है, रुके हुए एरोप्लेन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एरोप्लेन बहुत हाई वेलोसिटी अटेन करता है तो उसका मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज मोमेंटम। उसका मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट क्या है? मोमेंटम। एंड दैट इज, वो क्या है? दैट इज डेफिनेशन ऑफ मोशन। वो मोशन है। वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट को रोकना है तो कितना फोर्स चाहिए, रुकी हुई है चलाना है तो कितना फोर्स चाहिए, वो कौन डिफाइन करेगा? मोमेंटम डिफाइन करेगा। तो मोमेंटम जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इट्स यूनिट इज किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। बहुत आसान है बच्चे, यूनिट बनाना बहुत आसान है। देखो मैंने मोमेंटम बोला, P इज इक्वल टू m इंटू वी, तो मास क्या है? किलोग्राम, वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकेंड, बन गई यूनिट। यही तो करना है। इसकी दूसरी यूनिट क्या बनेगी सर? ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप छोटे बच्चे हैं, मैं आपसे ये कहता हूं, छोटे तो नहीं है, बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारे लिए छोटे हैं, इसलिए हम कहते हैं, 12th वालों के रेस्पेक्ट में हमें छोटे लगते हैं। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना हो तो सर कैसे निकाला जाए? तो बहुत सीधे से बताऊं कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा? किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, 1000 कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में किया, तो वैल्यू क्या आ गई? 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये यूनिट बदलना हमको बहुत जरूरी आना चाहिए। मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं, यूनिट इज एसेंशियल। मोमेंटम आया
और मोमेंटम के बाद बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है। सेकंड लॉ बोलता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। वैसे तो इक्वल होता है, लेकिन जो स्टेटमेंट बना हुआ है उस स्टेटमेंट के साथ में छेड़छाड़ मत कीजिए। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं कि इस चीज को ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन तो डेफिनेशन ही होगी। आप अगर डेफिनेशन से छेड़छाड़ करेंगे, आप कहेंगे नहीं मैं अपनी लैंग्वेज से बना लूंगा, मत कीजिए। जैसी डेफिनेशन है वही लेकर के चलिए, वही एग्जाम में मांगी गई है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। बहुत आराम से समझ लेते हैं, P इज इक्वल टू mv होता है। हमने कहा डेल्टा P क्या होगा, तो कहता है डेल्टा mv होगा। तो डेल्टा P को मैं क्या लिख दूंगा, m डेल्टा v लिख दूंगा। अब यहां मैंने क्या किया, मैंने कहा मास कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए मैंने ले लिया मास इनटू डेल्टा v। अब डेल्टा P अपॉन डेल्टा t क्या आएगा, तो कहते हैं मास को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया दोनों साइड पर। और जब हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, ये क्या बना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसके एक्सेप्शंस भी हैं, अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करते। अभी मेरा मन है कि मैं सीधे सीधे जो टॉपिक आपके सिलेबस का है वहां पहुंचूं, और इसीलिए बस जस्ट एक इंट्रोडक्टरी मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ बताया। अब मैं थर्ड लॉ पर आता हूं, और थर्ड लॉ क्या बोलता है, किसी दिन आराम से गप्पे मारेंगे तो फिर करा देंगे उस चीज को भी कि भैया इंपल्स क्या होता है। अभी इंपल्स क्लियर करना है बच्चों को, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो टॉपिक, क्योंकि एज पर सिलेबस जो चीजें हैं जिसकी जरूरत ज्यादा है बच्चों को, बिकॉज यू हैव डन दीज लॉज इन 9th, लेकिन इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि मेरे को डिस्कस करने हैं, तो कभी बीच में कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पर, जो थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ मुझे लगता है सबको पता है, जो थोड़ा बहुत रह गया था तो वो इंस्टाग्राम ने भी लोगों को सिखा दिया कि भाई न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो भाई अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया है, तो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर रिवर्ट में क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, इक्वल फोर्स लगाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप ऑब्जेक्ट ए और बी दो ली जाती हैं, तो हम ये कहते हैं, इतना भी लिख देते हैं इसके लिए, ए और बी, ए ने बी पर फोर्स लगाया और बी ने ए पर फोर्स लगाया, तो मैं कहता हूं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। एफ ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एफ बी ए। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब आ जाते हैं बच्चे रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। रोटेशनल मोशन से पहले भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो फोर्स होता है वो कितने तरह की मोशंस प्रोड्यूस कर सकता है। तो मेन दो तरह की मोशंस प्रोड्यूस कर सकता है। पहली दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन, की ऑब्जेक्ट एक जगह रखी है, उसको उठा के आपने दूसरी जगह रख दिया, खिसका दिया, डिस्प्लेस कर दिया, पोजीशन चेंज कर दी, पूरा का पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उठा करके दूसरी जगह ले गए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। वो केस आता है मेरे पास में ट्रांसलेशनल मोशन। और एक और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है, देयर शुड बी वन पाइवोट। एक पाइवोट होना चाहिए, एक चीज जहां पर ऑब्जेक्ट फिक्स रहे, वो ध्यान रखनी है। और वो कैसे समझना है कि हमारे को जब भी किसी चीज को अगर हमने रोटेट करना है, तो रोटेशन के लिए देयर शुड बी वन फिक्स्ड एक्सिस। कोई ना कोई फिक्स्ड एक्सिस होनी चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट रोटेट कर पाएगी। अगर फिक्स्ड एक्सिस नहीं है तो रोटेशन नहीं हो पाएगी। फिक्स्ड एक्सिस का मतलब ये हमारे पास जो पॉइंट आ गया, ये इसको हमने क्या बोल दिया, दिस इज पाइवोट। तो रोटेशनल मोशन, इफ अ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट and the force is applied on the body at suitable point, it rotates। अब यहां suitable point क्यों बोला सर? देखो अगर आप फोर्स यहीं लगाओगे ना, तो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगी। उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर फोर्स लगाओगे तो वो रोटेट नहीं करेगी। आपको रोटेट करने के लिए फोर्स कहां लगाना है, साइड पे लगाना है। आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, ऑफिसेस में ग्लोब पड़े होते हैं, ग्लोब देखा आप लोगों ने। अब वो ग्लोब के ऊपर जब आपने ग्लोब को रोटेट करना है तो कहां लगाते हैं, बीच में फोर्स लगाते हैं? नहीं, साइड में लगाते हैं। जितना आप साइड में लगाओगे तो घुमाते रहोगे। कोई नया बंदा आपके ऑफिस में आएगा, खाली बैठा होगा, या कोई बच्चा आ रखा ऑफिस में, तो वो क्या करेगा, उसका एक ही काम है, ग्लोब को घुमाना है। कहां से घुमाना है, टेंजेंशियल फोर्स लगाते रहेंगे और ग्लोब को वो रोटेट करते रहेंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रोटेशन। ये क्या है मेरे पास में,
रोटेशन है, रोटेशन के लिए ऑब्जेक्ट का एक पाइवोट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, एक चीज जो एक एक्सेस जो होती है वो फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए मुझे इसको रोटेट करना है, एग्जाम्पल से ज्यादा करा पाऊंगा मैं आपको चीजें, ये एक पॉइंट है, इस पर मुझे रोटेट करना है, तो ये एक फिक्स्ड एक्सेस है, अब मैंने फोर्स लगाया तो अब ये रोटेट कर सकता है और ये रोटेशन इसी के अबाउट रहेगा। तो रोटेशन के लिए आपके पास में एक पॉइंट क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसी तरीके से अगर आप ये ले लेते हैं, मान लीजिए ये प्लायर्स है, अब ये प्लायर्स में क्या रहता है कि यहां पर ये जो पार्ट है ये फिक्स है, अब इसी के अबाउट ये चीज क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो रोटेशन के लिए ये एक्सेस जो है, इसके अंदर एक पॉइंट अगर आप बहुत पास ले जाकर के मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर एक एक्सेस फिक्स है, इसी की वजह से ये क्या कर पाएगा, रोटेट कर पाएगा। तो रोटेशन चाहे फुल रोटेशन है चाहे हाफ रोटेशन है, बट एक एक्सेस हमारे को चाहिए रोटेशन के लिए। आपको नहीं सर मुझे यहां पे रोटेट करना है, एक्सेस फिक्स कर दो, उसके बाद आप रोटेट कर सकते हो, उसके बाद भी ये रोटेट कर सकता है। तो पॉइंट इज कि एक्सेस फिक्स होनी चाहिए, तब आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ रोटेट करने के लिए आपको एक टेंजेंशियल और एक फोर्स लगाना है जिसकी कुछ डिस्टेंस हो इस पॉइंट से। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, अब ये अगला पॉइंट आएगा हमारे पास, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी फोर्स उतना कम लगाना पड़ेगा। फिर बोलूं, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना कम लगेगा। ये हम अगली स्लाइड में भी देख लेते हैं। और अगली स्लाइड क्या कहती है, मोमेंट और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और इसी के लिए एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क क्या है, टॉर्क का मतलब कि ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करना चाह रहे हैं, आपके पास ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट के अबाउट आपको ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना है। तो पॉइंट के अबाउट रोटेट करने के लिए आपके पास में पहला केस आ जाता है कि ये एक पाइवोट है, ये फिक्स है अपनी जगह पर, दूसरी जगह ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है एफ क्रॉस डी, इसको हम क्या बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे बेटे तो इसको टॉर्क टॉ से दिखाते हैं, एफ क्रॉस डी टॉर्क से दिखाते हैं, टॉर्क को हम टॉ से दिखा रहे हैं। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू फैक्टर्स। ये दो बातों पर डिपेंड करता है। अगर आपको टर्निंग इफेक्ट चाहिए, यहां दो चीजें चाहिए। पहला, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, आपको कितना फोर्स चाहिए। सेकंड, द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये मेरे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। फोर्स और डिस्टेंस, इन दोनों के बीच, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज टॉर्क। तो टॉर्क क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस। अब इसके बाद एक और चीज आती है, एक आप क्लियर समझ लीजिए कि भाई जो टॉर्क होता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। टॉर्क जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स वेक्टर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज आल्सो अ वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है दिस इज आल्सो अ वेक्टर। एक और बात कि टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के ही क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, दोनों के परपेंडिकुलर होती है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए ये प्लायर्स मेरे पास रखे हैं, तो ये मेरे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है या रोटेट कर पाएगा। अब यहां मैंने फोर्स लगाया तो फोर्स मेरा इधर आ रहा है, डिस्टेंस मेरी इधर आ रही है, ध्यान दीजिएगा, फोर्स इधर है जहां मैं लगा रहा हूं फिंगर्स से, फोर्स इधर है, डिस्टेंस इधर है, और ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन है एक्सेस की, और ये एक्सेस के अलोंग कौन होता है, टॉर्क होता है। फोर्स और एक्सेस दोनों के परपेंडिकुलर होता है कौन, टॉर्क। ध्यान रखिएगा, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है वो एक डायरेक्शन है, मान लीजिए फोर्स एक्स एक्सेस में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सेस में है, तो टॉर्क जेड एक्सेस में होगा, जिसको आप जी एक्सेस बोलते हैं, परपेंडिकुलर तीनों, ये इधर, ये फोर्स इधर है, डिस्टेंस इधर है, और टॉर्क की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इससे अगला केस आता है हमारे पास में मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हम सबको अच्छे से पता है, सर ने हमें समझा दिया। यूनिट्स ऑफ मोमेंट, यूनिट क्या आती है, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। अब उसके बाद न्यूटन को तो आपने डाइन में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद अगला केस कौन सा है, मीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया।
जब आपने दोनों को प्रोडक्ट में लिया, इट इज कमिंग 10 टू द पावर 7 9 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप 9th-10th की फिजिक्स देखें तो उसके अंदर केजीएफ बहुत आता है, केजीएफ। तो 1 केजीएफ क्या होता है? 1 किलोग्राम फोर्स। और एक बात मैं आपको और बता दूं, एक जगह कई जगहों पे लिखा होता है केजीएफ और कई जगहों पे लिखा होता है किलोग्राम वेट। तो 1 केजीएफ कितना है? 9.8 न्यूटन। 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनटू 100 कर देंगे तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 केजीएफ मीटर क्या होता है? 9.8 न्यूटन मीटर होता है। 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर क्या होता है? 980 सेंटीमीटर होता है। आई एम गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट स्लाइड। टॉर्क दो तरह के होते हैं, तो कहता है आप रोटेट करेंगे तो एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हर एक को थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, लेकिन आपको आइडिया लग जाए। किसी के आसपास क्लॉक होती है तो बहुत आइडिया लग जाता है कि भाई अगर क्लॉकवाइज घूम रही है कोई ऑब्जेक्ट, हम थाली घुमाते हैं ना आरती की, हम ऐसे घुमाते हैं। कई लोगों को नहीं पता होता, ऐसे भी घुमाते हैं, ऐसे भी घुमा रहे। तो क्लॉकवाइज और दूसरा कौन सा केस है? एंटी क्लॉकवाइज। अब आपने मान लिया ये बॉटल रखी है, अब इस बॉटल का जो ये ढक्कन है ये आपको ढीला करना है, तो ये आपने कैसे रोटेट किया? अब ये बता दीजिए कमेंट के अंदर। और अगर मैंने ये ऐसे रोटेट किया तो ये कौन सा वाइज है? तो ऐसे रोटेट करना इज क्लॉकवाइज, खोलना इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो हमारे पास क्या आ गए? टॉर्क के दो डायरेक्शन हो गए, दो मेथड्स हो गए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स का एक साइन कन्वेंशन है, वो साइन कन्वेंशन हम सबको फॉलो करना होता है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाता है कि टॉर्क निकालना है और वो टॉर्क निकालना है, मान लिया पहला केस है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ध्यान रखिएगा, दिमाग में लगेगा एंटी होगा तो नेगेटिव होगा, नहीं भाई। फिजिक्स का साइन कन्वेंशन कह रहा है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा तो वो कौन सा होगा? पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज है तो वो कौन सा होगा? नेगेटिव। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कोई कड़ा उठा लिया, कड़ा उठा के फिर उसको ऐसे मारा, फिर वो रोटेट कर रहा होता है, ये भी टॉर्क का ही केस है। आपके पास बेबलेट होता है, हम लोग लट्टू बोलते थे छोटे में, अब बेबलेट होता है। अब वो बेबलेट क्या है? वो एक टॉर्क है, उस पर आपने एक फोर्स लगा दिया और वो रोटेट कर रहा है। किसके अबाउट? एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब आप ये देख लेंगे, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उस केस में मोमेंट ऑफ फोर्स नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ फोर्स पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स पर, और ये एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं समझने के लिए। एक चीज हमने बोली फोर्स बहुत जरूरी है, दूसरी बोली डिस्टेंस जरूरी है। यहां मुझे एक चीज और समझानी है फोर्स और डिस्टेंस के साथ में, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो केस है हमारा, देखो जो दरवाजा होता है, डोर होता है, डोर के अंदर हमारे पास एक होते हैं हिंज, जहां पर फिक्स होता है। अगर हिंज ना हो, अगर दरवाजा ऐसे खुला हुआ हो, जैसे वो आपने पंचायत में देखा था ना, वो दरवाजा पूरा ही निकाल दिया था उन्होंने, ताला खो गया, चाबी खो गई, है ना, पहले वाले में सीजन 1 में चाबी खो गई सचिव जी से, उससे तो फिर क्या किया उन्होंने? वो पूरा दरवाजा ही निकाल दिया, क्योंकि ताला ना तोड़ना पड़े, क्योंकि वो पंचायत का ताला था। तो भाई वो कुछ था, मुझे पूरा ध्यान नहीं, जब कोविड टाइम था तब मैंने भी देखा था उसको, तो वो ताला पूरा का पूरा सिस्टम ही निकाल दिया। तो अगर आपने दरवाजा पूरा ही निकाल दिया और आप ऐसे करके खींच रहे हैं, तो वो दरवाजा क्या करेगा? रोटेट करेगा? नहीं, वो तो आपके हाथ में आ जाएगा, वो तो ट्रांसलेशनल मोशन होगी। दरवाजा को घुमाने के लिए, एक्सेस के अबाउट घुमाने के लिए, देयर शुड बी सम फिक्स्ड एक्सेस। ये फिक्स्ड एक्सेस होनी चाहिए। ये मेरे पास अप्लाइड फोर्स है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। टॉर्क क्या हो गया? F क्रॉस R हो गया, F क्रॉस D हो गया। अब यहां मैं एक बात आपसे कहता हूं, जरा मेरे साथ थोड़ा सा साथ दीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूं 1000 इंटू 10 क्या होता है? जल्दी बोलना, फटाफट मेरे साथ बताते चले जाओ। 10,000। 100 इंटू 100 क्या होता है? सर वो भी 10,000 होता है। फिर मैं कह रहा हूं 10,000 इंटू 1 क्या होता है? वो भी 10,000 होता है। अच्छा, फिर 1 लाख इंटू 1/10 क्या होता है? तो वो भी 10,000 होता है। आप कहना क्या चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए टॉर्क जो है वो फिक्स्ड है, अगर टॉर्क फिक्स है तो फिर आपको क्या चाहिए? आपके पास दो फैक्टर बचते हैं, एक फोर्स और एक डिस्टेंस। फोर्स बढ़ाओगे, डिस्टेंस कम कर सकते हो। अब मैं उल्टा बोलूं, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम कर सकते हैं। यही हम करते हैं। दरवाजे का हैंडल कहां लगा होता है भाई? बीच में के हिंजेस के पास या कॉर्नर में? कॉर्नर में। जितना दूर होगा दरवाजा उतना आराम से आप खोल सकते हो।
स्कूल का गेट तो याद होगा, जो बहुत बड़ा सा गेट होता था और उस पर जब गार्ड नहीं होता था तो आप पैर रख के झूलते थे कि नहीं झूलते थे? हम तो झूले हैं भाई, पैर रखा, कोने में पैर रखा और पूरा गेट झूल गए। वो क्या है, जितनी दूर होंगे ना आप उतना आप झूल जाएंगे और जितना पास होंगे उतना आप नहीं घुमा पाएंगे। दिस इज टॉर्क, दिस इज मोमेंटम ऑफ फोर्स। आपके पास दरवाजे से जितना डिस्टेंस पर आपका हैंडल होगा उतना इजी होगा उसे खोलना, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगी। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप समझते हैं, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना आसान होगा। आ गया भाई स्टीयरिंग व्हील। अच्छा आप मुझे बताओ, थोड़ी देर के लिए बहुत बुरा इमेजिन करते हैं, स्टीयरिंग व्हील हाथ में आ गया, अलग निकाल, जैसे कार्टून्स में होता है, स्टीयरिंग व्हील निकाल दिया, अब हाथ में, अब आप घुमा सकते हो? मुझे बताओ, हमारे यहाँ बच्चों ने 1-2 क्लासेस के अंदर रेगुलेटर निकाल दिए, टूट गए, भगवान जाने क्या हुआ। अब डिटेल में नहीं गए, नया रेगुलेटर लगवाएंगे। अब वो रेगुलेटर का ऊपर वाला पार्ट निकल गया, ऊपर वाला पार्ट निकल गया, अब उसे रोटेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब उसके अंदर या तो उंगली घुसेड़ के फिर उसको घुमाओ, पंखा तेज करना है, कम करना है, तो फिर वो डिफिकल्ट है कि इजी है? अब आप क्या रॉड पकड़ करके घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते? नहीं घुमा सकते। आपको क्या चाहिए? प्रॉपर स्टीयरिंग चाहिए। ट्रक का स्टीयरिंग देखा, बहुत बड़ा होता है, क्यों? इजी होता है रोटेट करने में, वो ड्राइवर पूरा हाथ घुमा करके करता है। डिस्टेंस ज्यादा होगी भाई तो फोर्स जो है वो कम भी लग सकता है। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा और डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा। अभी यहां इस पर ले लेते हैं स्क्रू ड्राइवर। अब आपके पास इतना लंबी रॉड क्यों रखी सर? क्योंकि हमको पता है जब कुछ टाइट करना होता है कितना इजी होता है। डिस्टेंस ज्यादा है तो इजी हो गया, डिस्टेंस कम है तो डिफिकल्ट हो गया, और डिस्टेंस कम है तो और डिफिकल्ट हो गया। अगर आपको खुद कोई पेच टाइट करना हो और आपके पास स्क्रू ड्राइवर ना हो तो आप टाइट कर सकते हैं? सर हम कोशिश करेंगे, कोशिश ही करते हो। अच्छा आपने टायर फिट किया और टायर फिट करने के बाद लास्ट में आप नट बोल्ट आप सेट कर रहे हो, लेकिन बाद में आपको क्या चाहिए? पाना। वो पाना क्या होता है? लग गया और उसके बाद उसने टाइट कर दिया। डिस्टेंस से ज्यादा है, बहुत बढ़िया। और ट्रक वाला क्या करता है, अगर ट्रक का टायर लगता है उसके बाद वो खड़े हो जाते हैं ताकि टाइट हो जाए। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स आप कम लगा सकते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपके फोर्स का इंपैक्ट क्या होगा? बहुत बढ़िया होगा। अभी तक कई लोग ऐसा भी करते हैं, जब कई बार दिवाली के दिनों में या सर्दी में अखरोट आते हैं ना, तो अखरोट को क्या करते हैं तोड़ने के लिए? आपने भी किया कि नहीं किया? देख लेना भैया, करा तो होगा। जब अखरोट दांत से नहीं, हाथ से नहीं, किसी चीज से नहीं टूट रहा, ईंट से नहीं टूट रहा, हम दरवाजे में फंसा लेते हैं और दरवाजा बंद किया और अखरोट तोड़ लिया। क्या हुआ? डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है, कम फोर्स में भी आपको लगता है कितना आराम से टूट गया, आराम से इसलिए टूटा। अच्छा बॉटल ओपनर में क्या होता है? बॉटल ओपनर क्या होता है? उसका लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा होने से आप कम फोर्स लगा करके भी बॉटल ओपनर खोल सकते, बॉटल खोल सकते। और अगर बॉटल ओपनर ना हो तो कोल्ड ड्रिंक खुलती है क्या? नहीं खुलती। फिर हम लोग ऐसे क्या करते हैं, कुछ कुछ तरीके अपनाते हैं, चाकू, फिर घर वाले डांटते हैं चाकू से कैसे खोल रहे हैं। बस नॉर्मल सी चीज है, एक बॉटल ओपनर लगाओ, खुल गया। नेल कटर आप लोगों ने देखा, नेल ऐसे कट सकते हैं, इतनी ढीठ चीज है हाथ के अंदर, नेल कट सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा है और आपने हल्का सा दबाया तो बहुत प्यार से, बहुत तरीके से कट जाते हैं। डिस्टेंस ज्यादा, कम फोर्स विल गिव द सेम इंपैक्ट which is created by lesser distance with greater force. Choice is yours. अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हमारे पास जी। हाँ जी, हम आ गए साइकिल पर, फुट पैडल पर आ गए। अब आपको क्या चाहिए? तो भैया फुट पैडल में जब आप फोर्स लगाते हैं, फोर्स यहां लग रहा है, डिस्टेंस यहां है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा इंपैक्ट होगा, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना कम इंपैक्ट होगा। तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे प्रोड्यूस अ टॉर्क। और एक और चीज, ये आगे वाला जो क्रैंक एक्सल है ये बड़ा होता है, पीछे वाला छोटा होता है। ये क्या केस है? ये केस आ जाता है लीवर का। किसका केस आता है? लीवर्स का। अभी आप लोगों ने लीवर नहीं पढ़े, मशीन्स चैप्टर में भी सिलेबस से कट गए हैं, बट मैं मानूंगा नहीं, मेरी नेचर है। कोई चीज पहले के सिलेबस में भी होती थी, एक बार समझा देता हूं, भले आप उसको याद ना करो, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर ना करो, लेकिन इन फर्स्ट लेयर ऑफ लर्निंग यू मस्ट नो लीवर क्या होता है। लीवर ऐसे समझिए, लीवर 2 व्हील्स रहते हैं। लीवर 2 व्हील्स रहते हैं। पहला केस, एक बड़ा लीवर,
और एक छोटा। मान लो ये ड्राइविंग है, ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है। समझते हैं, एक ड्राइवर है, ड्राइविंग है और दूसरा ड्रिवन है। ड्राइवर जो है अगर ये एक चक्कर लगाएगा ना तो ड्रिवन जो है ये बहुत ज्यादा चक्कर लगेंगे। मान लो इसके अंदर 20 टीथ हैं और इसके अंदर 5 टीथ हैं, तो यहां एक गियर रेशियो आ जाता है। लीवर भी और दूसरा वर्ड आ गया था गियर, ये गियर है, लीवर नहीं है, गियर है। यहां पर कितने हैं 20 और ये कितने हैं 5, तो गियर रेशियो कितना आ गया 20:5। 4 का गियर रेशियो आ गया, इसे हम क्या बोलते हैं गियर रेशियो। अगर ये एक चक्कर घूम रहा है तो ड्रिवन जो है वो 4 चक्कर घूमेगा, क्योंकि गियर रेशियो कितना है 4 का। ड्राइवर और ड्रिवन इन दोनों का रिलेशन। तो हम पहले क्या करेंगे, हमने फोर्स लगाया ड्राइवर पर, हमने ड्राइवर पर फोर्स लगाया और ड्राइवर से किसको घुमाया, ड्रिवन को घुमाया। और उसके बाद भी हम क्या लगाते हैं, गियर लगाते हैं। सबकी साइकिल में होता है ना, मेरी साइकिल में भी है 21 गियर है। तो 21 गियर में क्या करते हैं हम लोग, आगे पीछे सेटिंग करते रहते हैं ताकि हमारे पास कभी कभी क्या होता है ढाल होती है, तो ढाल में आपको क्या चाहिए, स्पीड बढ़ानी और बढ़ानी। नॉर्मल सड़क पे आपको स्पीड नॉर्मल मेंटेन रखनी है, आप चढ़ाई पर हैं भाई, साइकिल नहीं चल रही ऊपर, तो फिर क्या करना होगा, पैर ज्यादा तेज घूमेगा, पैर ज्यादा तेज चलेगा, साइकिल धीरे चलेगी। तो ये केस किससे आता है, इट कम्स थ्रू द गियर एक्शन, गियर रेशियो। अभी हमारा टॉपिक गियर नहीं है, हम दोबारा वहीं आ जाते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स पर। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। आप फोर्स घटा सकते हैं सॉरी, फोर्स घटा सकते हैं डिस्टेंस बढ़ा करके। अगले केस पर आ जाते हैं, इससे अगला केस ले लेते हैं। जी हां, ये आ गया स्पैनर, जिसको हम बोलते हैं पाना, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज इस तरह वाली कम पता है, लेकिन ये पाना आ गया। अब पाना के अंदर आपने चीज को कहां फंसाया बताओ भाई, यहां पर तो आपने ऑब्जेक्ट को फंसाया, पाने में यहीं तो फंसाया आपने ऑब्जेक्ट को। ये पेच है आपका, इसको आपने टाइट करना है। अब इस पेच को टाइट करने के लिए भाई ये पाना था, ये घुमाना था और ये डिस्टेंस, तो इसका हैंडल इतना बड़ा क्यों करा, इसमें पैसे क्यों खराब करे, छोटे से हैंडल से काम कर लेते। नहीं भाई, यही तो लंबाई तो काम कर रही कि नहीं कर रही। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो आप कम फोर्स से भी रोटेट कर सकते हैं, और डिस्टेंस कम होगी तो आपको फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है द रोटेशन कपल इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय पेयर ऑफ फोर्सेस। अब ये कपल क्या है, कपल का केस है, समझिए। अब मैंने एक बार क्लास में बच्चों को बोला था, 10th की क्लास ले रहा था मैं, तो बच्चों को बोला कि ये अभी यहां तो ये हैंडल सा लगा भाई एक तरफ, कि आप बिना, आप सिंगल फोर्स से क्या इसको टाइट कर सकते हैं, सिंगल फोर्स से डिफिकल्ट, सिंगल फोर्स से खोल सकते हैं इसको। कितने फोर्स चाहिए, 2 भाई, 2 फोर्स चाहिए, 2 फोर्स से आप खोल सकते हो, 2 फोर्स से आप टाइट कर सकते हो, डबल। इसे आपने क्या बोला, पेयर। अब पेयर में कौन सा ज्यादा कौन सा कम, कहते दोनों बराबर। दोनों क्या है, बराबर, एक इधर को लगेगा एक इधर को, एंड दे आर ट्राइंग टू रोटेट द ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आपने 2 फोर्सेस लगाए हैं, और ये 2 फोर्सेस कैसे लगे हैं, एक फोर्स इधर को गया, एक फोर्स इधर को गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, फोर्सेस F क्रॉस d, ये तो मेरे पास आ गया, लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी तक अगर आप एक सिंगल फोर्स के लिए लेंगे, अभी इससे अगले केस में आ भी जाएगा, मैं जल्दी कर रहा हूं बताने में, और मुझसे रहा नहीं जाता कि अगर 2 कॉन्सेप्ट है तो समझा लो भाई बच्चों को। ये एक्सेस, इस एक्सेस के अबाउट रोटेट करना है, तो मैंने पहले फोर्स का क्या होगा और दूसरे फोर्स का क्या होगा, तो फॉर द फर्स्ट फोर्स टॉर्क क्या होगा, F क्रॉस OA। सेकंड फोर्स से क्या होगा, फोर्स इनटू OB, दोनों को मिला लोगे तो कितना आएगा, F क्रॉस AB। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो F क्रॉस D, तो D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो टॉर्क क्या आ गया मेरे पास, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, टॉर्क का केस, ये कार का व्रेंच है, व्रेंच वाला केस हो गया। इसके बाद वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसे हम बोलते हैं कपल। पिछले में बोला था मोमेंट ऑफ फोर्स, यहां क्या बोल रहे हैं, कपल। तो कपल में क्या है, 2 इक्वल फोर्सेस
और ये दोनों ट्राई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की। हमें कई जगहों पर डबल फोर्स लगाना पड़ता है। अब चाबी घुमाने के लिए एक उंगली से होगा क्या? एकलव्य की कहानी पता है ना आप लोगों को? एकलव्य के साथ क्या हुआ? एकलव्य की कहानी जो थी ना, वो बहुत बच्चे ने मेहनत करी, सीखने की कोशिश करी। जहां गुरु द्रोणाचार्य सिखाते थे वहां छुप छुप के सीखता था, क्योंकि उस टाइम राजकुमारों को ही सिखा सकते थे गुरु द्रोणाचार्य, बाकी किसी और को नहीं सिखा सकते थे। तो वहां पर वो बच्चा सीखता रहा, सब कुछ हो गया और इतना तेज हो गया कि वो अर्जुन से भी अच्छे बाण चलाने लगा। तो फिर गुरु द्रोणाचार्य ने जब गुरु दक्षिणा में उससे क्या मांगा कि मुझे अंगूठा दे दे। अंगूठा क्यों मांगा? अंगूठा काट के, कौन से हाथ का? दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे दे, क्योंकि दाहिने हाथ के अंगूठे से ही तो आप पकड़ के करते हैं ना। आप जब बाण मारेंगे तो कहां से मारेंगे? दो हाथ में, एक हाथ, और एक हाथ में दो चीजें। अब मैं अगर किसी से कह दूं कि मान लो घुटना वर्किंग नहीं है, तो क्या आप इसे घुमा सकते हैं? प्रॉब्लम है, फिंगर्स डिफिकल्ट है। उसने दोबारा भी सीखा, कोशिश करी, और उसके बाद उंगलियों से, दो उंगलियों से बाण चलाना सीखा, लेकिन वो जो लेवल था, वो जो धनुर्विद्या थी, वो गई, वो नहीं कर पाया वो। तो अंगूठा ले लिया। अंगूठा लेने का मतलब उसका जो पूरा स्किल थे वो खत्म हो गए। तो खैर उस हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा, एक एग्जाम्पल बताया मैंने कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास अंगूठा है तभी तो आप चाबी घुमाते हैं, चाबी खोलते हैं, चाबी बंद करते हैं। यू प्रोड्यूस अ कपल ऑफ फोर्स, दो फोर्सेस हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कपल ऑफ फोर्स, या फिर हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। यही कपल ऑफ फोर्स के बाद अगला आर्टिकल आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम का। अब इक्विलिब्रियम की जो क्लास है हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। पहले से ग्रास्प कीजिए, थोड़ा समझिए। छोटी क्लास ली है मैंने, पहले यहां तक लेवल पहुंचाइए, थोड़े एग्जांपल्स देखिए। एंड फिजिक्स इज ऑल अराउंड अस। फिजिक्स हमेशा हमारे आसपास है। जितने भी चीजें हैं, दरवाजा खोलोगे तो खुद समझ जाओगे, चाबी घुमाओगे तब समझ जाओगे, कोई चीज रोटेट करोगे तब, साइकिल चलाओगे तब। वो चक्की पीसते हैं ना, पहले लोग एक्सरसाइज के लिए चक्की पीसते थे। तो चक्की में क्या है, वो हैंडल पास लगाते हैं कि दूर? दूर। दूर क्यों? ताकि वो घूम जाए। पास लगा के घुमा सकते हो? नहीं, मैं तो कम करके, नहीं हुआ। डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स कम। तो डिस्टेंस कम, फोर्स ज्यादा। आज का सबक इतना ही है। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई एम टीचिंग इट इन कंप्लीट हिंदी या बायलैंग्वेज, बिकॉज ताकि समझ आ जाए। मेरा पॉइंट है कि समझ आ जाए, चीजें क्लियर हो जाएं। लैंग्वेज तो हम लोग फिर बाद में एडजस्ट कर सकते हैं।